Hello friends, today I shall discuss about the forms of poetry. The next forms of poetry is the epic. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ओड संबोधन गीत के बारे में आपको बताया था, उसी के संदर्भ में आज फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के अंतर्गत एपिक मतलब फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में जो महाकाव्य है उसका डेफिनेशन, उसकी व्याख्या हम करेंगे। उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एपिक क्या है। तो इन द फर्स्ट थॉट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द पोएट्री मतलब फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के अंतर्गत जो एपिक है उसके बारे में कवियों का जो विचार है उसके बारे में बताया गया है कि द एपिक प्रेजेंट्स ए लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन ए वर्क। इसका नाम ही है महाकाव्य, मतलब इट ऑलवेज रेफर्स ए लॉन्ग स्टोरी विच इज फुल ऑफ लॉन्ग थॉट, लॉन्ग एटमॉस्फेयर एंड लॉन्ग थीम ऑफ द कैरेक्टर्स। सो द एपिक इज सुप्रीम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। इसीलिए एपिक मतलब महाकाव्य को अन्य पोएट्री के मतलब पद्य के स्वरूपों के अंतर्गत इसको बहुत ही महान मतलब इसको बहुत ही सर्वोच्च पद हासिल है। मतलब कि जो एपिक है द फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के अंतर्गत एपिक जो है सभी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के अंतर्गत इसको सुप्रीम प्लेस प्राप्त है। मतलब ये सुप्रीम है, ये इसका स्थान जो है वो सर्वोच्च है। मतलब फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में ये जो एपिक है, एपिक क्या है, ये सुप्रीम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, मतलब यह जो है सुप्रीम है, ये सर्वोच्च है। कहने का तात्पर्य है कि एपिक जो है एक वास्तविक अर्थों में महाकाव्य एक वर्णनात्मक कविता होती है, मतलब लॉन्ग नैरेटिव पोएम। इट इज कॉल्ड आल्सो ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम। द थीम ऑफ द एपिक इज ए ग्रैंड थीम, मतलब ये एपिक के विषय वस्तु के अंतर्गत ये बताया गया कि इसकी जो विषय वस्तु जो प्रारंभ होती है द एपिक है जो ग्रैंड थीम, एक शानदार विषय वस्तु होती है। मतलब इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को पाया जाता है जिसके कारण ये इट इज कॉल्ड आल्सो लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी। मतलब ये इन ए वर्स, मतलब कि कविता के संदर्भ में इसकी जो कहानी होती है, एपिक महाकाव्य की जो कहानी होती है वो ज़्यादा नैरेटिव होती है, वर्णनात्मक होती है। उसमें ज़्यादा चीज़ों का वर्णन होता है, ज़्यादा पात्रों का वर्णन होता है। कहानी का जो थीम कहानी का जो थीम होती है वो थोड़ा सा ग्रैंड होती है। सो इट इज़ कॉल्ड दैट द एपिक हैज ए ग्रैंड थीम। मतलब जो एपिक होती है उसकी जो विषय वस्तु होती है वो शानदार होती है। इट इज सेड दैट द थीम ऑफ द एपिक इज ग्रैंड, मतलब इसकी जो विषय वस्तु होती है वो शानदार होती है। इसके जो उद्देश्य होते हैं द पर्पज ऑफ द एपिक इज आल्सो ग्रैंड, मतलब ये जो इसके मतलब इसके जो उद्देश्य हैं वो भी कैसे होते हैं, इसमें शानदार उद्देश्य का वर्णन रहता है, इसमें शानदार उद्देश्य का वर्णन रहता है। मतलब एपिक में शानदार उद्देश्य का वर्णन होता है। एंड सब लाइन कैरेक्टर, मतलब इसके जो पात्र होते हैं वो प्रभावशाली होते हैं। इट हैज़ ए सब लाइन कैरेक्टर और इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर which who gives his roles in effective thought, मतलब वो प्रभावशाली तरीके से अपने मतलब वो क्या कहते हैं कि कैरेक्टर को, अपने जो उनका जो रोल होता है, अपनी भूमिका को इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली तरीके से वर्णित करते हैं। सो द एपिक प्रेजेंट्स ए लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन ए वर्क। In the second thought, in the second step of the epic is a supreme of all forms of, it is very remarkable point for the epic। मतलब epic के विषय में सबसे पहला महत्वपूर्ण जो मतलब पंक्ति है, महत्वपूर्ण जो बातें बताई गई है वो क्या है कि द epic is the supreme of all forms of poetry। In the second view, in the second step about the epic presents a long narrative story in a verse। द एपिक हैज ए ग्रैंड थीम, ए ग्रैंड पर्पज, ए सब लाइन कैरेक्टर, प्रभावशाली पात्रों, ए हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वीपन एंड बैटल्स, द प्लेस
वेयर द वार इज बीइंग थॉट, मतलब कि जहाँ पर वेयर द वार इज बीइंग थॉट, जहाँ पर युद्ध हो रहे हों, मतलब कि ये जैसे इट इज सेड दैट द महाभारत एंड द रामायण इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेट इपिक। ओडिसी मतलब इलियड एंड ओडिसी ऑफ होमर्स की जो इलियड एंड ओडिसी नाम का जो कृति है वो मतलब कि वो भी महाकाव्य के अंतर्गत आता है। इसके मतलब ये कहा जाता है कि महाभारत और रामायण भी महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। तो द कैरेक्टर्स हु आर गिविंग देयर रोल्स इन द स्टोरी आर इन द थीम ऑफ द एपिक, these characters and the place and the weapons and the battles hyperbolic, मतलब कि जो क्या कहते हैं अतिशयोक्त, मतलब उनमें जो चीज़ें मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब which are not possible, so it is seen in that story, it is seen in the story in the very easy way एंड द वीपन्स एंड बैटल्स, वीपन्स में होता है औजार, मतलब जो लड़ने के युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले औजार, और जो युद्ध क्षेत्र मतलब बैटल्स मतलब जो युद्ध क्षेत्र होता है उनको हाइपरबोलिक नेचर मतलब कि अतिशयोक्त गुण के माध्यम से, अतिशयोक्त तरीके के माध्यम से उनका वर्णन इसमें देखा जाता है। मतलब ये कहा जाता है कि इपिक के अंतर्गत उसकी जो थीम होती है, उसके थीम के अंतर्गत जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हाइपरबोलिक मतलब थॉट के अंतर्गत, मतलब अतिशयोक्त तरीके से जो उनका वर्णन होता है, मतलब कि जो विच इज नॉट पॉसिबल द इट इज सोन, इट इज सोन इन इट इज सो इट इज अपीयर्ड और इट इज प्रेजेंटेड इन वेरी इजी वे। So a visiting of strong lands and the area of the battlefield or where the war is being fought by the against characters or the against the kings or against the ruling authority, a visiting of strong lands, मतलब उसमें जो लैंड्स मतलब जो क्षेत्र देखे जाते हैं जिनका वर्णन किया जाता है, उसमें वो जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है, मतलब स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। मतलब कि ऐसे मतलब कि जो लड़ाई के क्षेत्र होते हैं या जहाँ पर उन मतलब कहानी का जहाँ पर वर्णन होता है, जहाँ पर पात्र अपने भूमिकाओं को का निर्वहन करते हैं, वो क्षेत्र क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। इन द नेक्स्ट व्यू ऑफ द एपिक, इन द नेक्स्ट थॉट ऑफ द एपिक, ए डिग्निफाइड लैंग्वेज, एक उदारवादी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, एंड अपीयरेंस, और उस उदारवादी भाषाओं की झलक को इस प्रकार से एपिक में दिखाया जाता है जो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब वो डिग्निफाइड मतलब एक शानदार तरीके से भाषाओं की झलक, भाषा उसकी झलक को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इन द थॉट ऑफ द एपिक इट इज सेड दैट ए डिग्निफाइड लैंग्वेज एंड अपीयरेंस, एक शानदार तरीके से भाषाओं की और भाषा और उसकी झलक को प्रस्तुत किया जाता है। इन ए सुपर नेचुरल पावर, और उसमें असीमित शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि वो जो भाषा होती है, वो जो उसकी झलक होती है, उसकी जो शानदार प्रस्तुति होती है, उसमें सुपर नेचुरल पावर्स होती है, दैवी शक्तियों का निर्वहन रहता है, दैवी शक्तियों को उसमें दिखाया जाता है। सो थिंग्स ए स्ट्रॉन्ग इमोशंस स्पीचेज, मतलब उसकी जो अभिव्यक्ति होती है, द इपिक, द स्पीचेज ऑफ द इपिक, it is very emotional, it is very strong and emotions speeches which are related to the epic। so मतलब महाकाव्य के अंतर्गत स्ट्रॉन्ग इमोशन मतलब एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही बड़ी जो है भावनात्मक विचारधाराओं का विश्लेषण हुआ रहता है। इन द सेकंड स्टेप ए स्टीयरिंग थॉट, मतलब एक शपथ पूर्वक जो बातें उसमें कही जाती है एपिक के अंतर्गत, उसमें एक मुचलिका जैसी बात, मतलब मुचलिका का मतलब इट इज ए काइंड ऑफ मॉर्गेजिंग थॉट, मतलब एक बंधक के स्वरूप में विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। एंड इन द नेक्स्ट व्यू एन इन्वोकेशन एंड द मॉरल प्रीचिंग, ही इट इज सेड दैट ए स्ट्रॉन्ग इमोशन स्पीच इज ए स्टीयरिंग इन्वोकेशन, आह्वान एवं नैतिक उपदेशों का, आह्वान एवं नैतिक उपदेशों का समावेश रहता है। I mean to say that epic, it is said that epic मतलब जो महाकाव्य है प्रायः यह इसमें जो है रस निर्माण या मतलब कि संकुचित विचारधाराओं का
समावेश नहीं रहता। इसमें हमेशा राष्ट्र के विचारधाराओं की योजना, मतलब राष्ट्र संबंधी विचारधाराओं की योजना इसमें निहित रहती है। आई मीन टू से दैट एपिक इज ए नैरेटिव, एपिक प्रेजेंट्स ए लॉन्ग नैरेटिव स्ट्रॉन्ग इन ए वर्क। The epic is a supreme of all forms of poetry. The epic has a grand theme, a grand purpose, a sublime character, a hyperbolic description of weapons and battles, a visiting of strong lands, a dignified language and appearance of supernatural powers. So I think that a strong emotion is teaches and stirring thought and invocation and moral preaching. मतलब इस प्रकार से एपिक जो होता है उसकी जो विषय वस्तु होती है, उसका जो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द एपिक which has been seen on the blackboard, it is said that these are the very remarkable points which are related to the epic. जैसा कि बताया गया कि जो महाकाव्य है वो सभी काव्य के स्वरूपों के अंतर्गत, मतलब काव्य स्वरूपों के उस बीच में, काव्य स्वरूपों के अंतर्गत वो जो महाकाव्य है ये बहुत ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। मतलब ही हैज सुप्रीमेसी एमंग द ऑल फॉर्म्स ऑफ द पोएट्री, मतलब इसके एपिक जो होता है उसमें सर्वोच्चता पाई जाती है। और जो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं, द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री द सोनेट, इट इज ए 40 लाइन्स पोएम, जैसा कि बताया गया। जो सोनेट होता है वो 14 लाइन की कविता होती है। इट इज़ नॉट सो इफेक्टिव एज द एपिक, मतलब वो इतना प्रभावशाली नहीं होती है जितना कि एपिक। सो इन द सेकंड स्टेप आर द सेकंड फॉर्म्स ऑफ पोएट्री द एलिजी, इट इज सेड दैट इज ए मोurnful song which has been presented by the poet in the grief atmosphere which has been occurred between the beloved and the lover, मतलब ये प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में जो मतलब संवेदनाएं होती हैं, जो शोक होते हैं, जो दुख के भाव होते हैं, उसको एलिजी के अंतर्गत रखा जाता है। द थर्ड स्टेप इज द ओड, इट इज ए एड्रेसिंग सॉन्ग, इट इज सेल्ड आल्सो, इट इज एड्रेस टू द पीपल ऑफ द कंट्री, मतलब ये कहा जाता है कि ये जो संबोधन गीत है उसमें इन सभी में, मतलब जैसा कि मैंने ओड के बारे में आप पिछले वीडियो मैंने बताया था, और उसमें जो एपिक होता है ये उन सब में जो है सर्वोच्च होता है और प्रभावशाली होता है। इसके जो कैरेक्टर होते हैं, इसकी जो थीम होती हैं, इसके जो और डिस्कशंस होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर होता है वो ज़्यादा जो है लॉन्ग होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आई मीन टू से दैट एंड अदर जो है अदर लाइन्स विच आर रिलेटेड टू द एपिक, सो आई विल हैव टू एक्सप्लेन about the epic. So in the reference of the epic, it is found that there are two types of epic. First folk and second literary. Under the folk epic, it is an old story. मतलब इसके अंतर्गत मतलब ये देखा गया कि दो प्रकार के पाश्चात्य समय में दो प्रकार के एपिक जो है पाए गए। जैसा कि एपिक के अंतर्गत ये बताया गया, द एपिक इज सीन इन फॉर्म्स ऑफ जनरलाइजेशन, मतलब एपिक के अंतर्गत उसके विषय वस्तु के अंतर्गत उसके थीम के अंतर्गत साधारणीकरण के स्वरूप को देखा जाता है। साधारणीकरण के रूप को एपिक के अंतर्गत देखा गया और उसके संदर्भ में मतलब एपिक के दो टाइप्स मतलब स्वरूप देखे गए। पहला था फाल्क, जिसमें पुरानी कहानियों को संकलित किया जाता था। इन द लिटरेरी एपिक, मतलब कि दूसरा जो टाइप है वो लिटरेरी एपिक कहा गया, उसमें मॉडर्न स्टोरी हैज बीन फिल्ड अप। सो वी कम टू द एंड, मतलब अंत में हम देखते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ एपिक। अब मतलब ये जो मॉडर्न स्टोरी थी इसके अंतर्गत मतलब कि एपिक को जो है दो प्रकार से देखा जाता है। पहला जो होता है वो ग्रेट एपिक, मतलब द स्टोरी विच हैज बीन रिटन इन द मेजर थॉट एंड इन द ग्रीक ऑथर, वेस्टर्न कल्चर एंड आर्यन कल्चर। मतलब कि ये जब देखा जाता है मतलब कि आर्यन कल्चर में और वेस्टर्न कल्चर में दो महाकाव्य आए। जैसा कि आर्यन कल्चर के अंतर्गत मतलब कि आर्यन जो संस्कृति आई उसके अंतर्गत दो महाकाव्य देखे गए, महाभारत और रामायण। मतलब महाभारत और रामायण को एपिक के महाकाव्य के अंतर्गत देखा गया। जैसा कि आप महाभारत और रामायण के नाम से ही आप ये समझ गए होंगे कि जो एपिक होती है उसकी विषय वस्तु, उसकी विषय, उसके मतलब क्राइटेरिया, उसका जो उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उसके जो फील्ड्स हैं, उसके जो वेपन्स हैं कैसे होंगे, किस प्रकार से उनका जो है वो वर्णन किया गया होगा। मतलब महाभारत इट इज़ द स्टोरी ऑफ कौरव एंड पांडवास
दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर टू गेट द थ्रोन ऑफ द मतलब थ्रोन ऑफ देयर स्टेट। इट इज कॉल्ड मतलब कि इसमें जो है इन महाभारत में कौरव पांडव एक दूसरे के विरुद्ध राज्य के लिए मतलब साम्राज्य को स्थापित, साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए, मतलब साम्राज्य को अपने उसमें बंटवारे के लिए जो है लड़ाई होती है। और द स्टोरी ऑफ द रामायण, इट इज सीन दैट इट इज फॉट अगेंस्ट द किंग ऑफ Ceylon. It is called also Ravana. So the theme of Ramayana and theme of Mahabharata is very long, is very narrative. So it is called that epic is a long narrative story in a verse, story of a verse. मतलब ये जो महाभारत है, जो रामायण है, इसकी विषय वस्तु को, इसके मतलब पात्रों युद्ध स्थानों को, मतलब युद्ध क्षेत्रों को, किसके लिए लड़ाई हुई, इसको आप देख करके जान सकते हैं। ग्रीक ऑथर मतलब एक ग्रीक ऑथर थे जिनका नाम था होमर। जैसा उन्होंने वेस्टर्न कल्चर में एक इपिक लिखा, वेस्टर्न कल्चर में इपिक लिखा, वो 2 इपिक लिखे उन्होंने। एक का नाम इलियड, दूसरे का नाम ओडिसी पड़ा, मतलब ओडिसी एंड इलियड एंड ओडिसी। ये लगभग 800 ईसा पूर्व मतलब 750 इट वाज कंसीडर्ड 715 मतलब इट इज टोटली कॉल्ड मतलब इट इज सीन दैट इट इज कॉल्ड दैट ये जो है 8वीं शताब्दी में लगभग लिखा गया। मतलब ये जो कहानी है जैसे महाभारत की या रामायण की, इलियड एंड ओडिसी, ये जो कहानी है, इनका जो मोड है, इनका जो स्वरूप है, इनका जो आकार है, मतलब इनकी जो स्टोरी है वो इपिक के अंतर्गत आती है। मतलब ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, इट इज़ नॉट 40 लाइन्स पोएम, इट इज़ नॉट ए शॉर्ट लाइन्स पोएम। ये छोटी सूक्ष्म और संक्षिप्त कविताओं के अंतर्गत नहीं आता। मतलब ये जो इलियड एंड ओडिसी मतलब ये जो महाकाव्य है, इसकी जो कहानी है, इट इज ए डिस्कशन ऑफ ट्रेजन वार। मतलब उस समय 1750 से लेकर के 8वीं शताब्दी तक ट्रेजन वार मतलब एक ट्रेजन नाम का युद्ध हुआ था। उस मतलब ये वेस्टर्न कल्चर के अंतर्गत उस कंट्री में मतलब उस देश में इंग्लैंड में जो है ट्रेजन वार हुआ था, ट्रेजन युद्ध। ट्रेजन युद्ध से संबंधित है ये मतलब इलियड एंड ओडिसी नाम का जो महाकाव्य है। इट इज सर्विस ऑफ मॉडल इंग्लिश पोएट्स। मतलब ये मॉडर्न इंग्लिश पोएट मतलब ये आधुनिक जो कवि थे, मॉडर्न जो अंग्रेजी के कवि थे, इंग्लिश पोएट थे, उन लोगों ने इसको जो है लिखा। मतलब ये कहा जाता है कि ये मॉडर्न इंग्लिश पोएट मतलब आधुनिक कवियों ने इसको जो है लिखा। मतलब इसकी जो सर्विस थी, इसकी जो सेवा थी, इपिक नाम का मतलब जो महाकाव्य इलियड एंड ओडिसी नाम का जो कृत्य है, जो काव्य है, उसको मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स मतलब आधुनिक कवियों के द्वारा जो है संकलित वर्णित किया गया। अब उसी के अंतर्गत एक और आता है जो दूसरा क्या है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, खोया हुआ स्वर्ग। ये भी जो कृत्य है मतलब ये जो कृतियाँ हैं मिल्टन की, जॉन मिल्टन ने जो लिखा है, ये 1663 के लगभग लिखा गया। मतलब इसमें भी जॉन मिल्टन ने मतलब ये भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। मतलब ये भी बहुत दीर्घ वर्णनात्मक काव्य है। इसमें जो है काफ़ी मतलब इसमें भी देयर आर मेनी कैरेक्टर्स, देयर आर मेनी सीन्स, देयर आर मेनी इम्प्रेसिव प्लेसेज, वीपन्स एंड बैटल्स, देयर आर आल्सो। इट इज़ द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ ऑल टाइम्स। अब जो अंग्रेजी साहित्य का जो क्षेत्र रहा है उसमें मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को ही, जैसा कि ये 1750 ईसा पूर्व मतलब 8वीं शताब्दी, 1750 ईसा पूर्व या 8वीं शताब्दी का ये इलियड एंड ओडिसी भी जो है महाकाव्य के रूप में देखा गया। लेकिन ये पैराडाइज लॉस्ट के बाद मतलब कि जॉन मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा, इसके बाद ये सबसे एपिक ऑफ ऑल टाइम्स, इसको हमेशा के लिए महाकाव्य मान लिया गया। अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में पैराडाइज लॉस्ट को ही अंतिम महाकाव्य माना गया। अब इसके बाद अभी कोई जो है एपिक जो है प्रकाश में नहीं आए हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ ऑल टाइम, मोक एपिक। अब दूसरे बिंदु पर आता है मोक एपिक, इसको बनावटी महाकाव्य कहा जाता है। सो दीज आर नॉट रियल एपिक बट इट इज कॉल्ड आल्सो एन एपिक। मतलब ये महाकाव्य है
ये वास्तविक महाकाव्य नहीं है, ये महाकाव्य के जैसा लिखा जाता है। ऑल्सो वी सम एक्सपेरिमेंट वेयर मेड इन इटली एंड जापान, मतलब कुछ मॉक इपिक का नकल मार करके इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉक इपिक, मतलब इसके अंतर्गत जो है कुछ मतलब कि वो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स किए गए, मतलब कुछ जो है खोज किए गए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जो जापान और इटली में हुए, तो मतलब उसमें मॉक इपिक का वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो मॉक इपिक है, जो ग्रेट इपिक है, इट वाज एब्सोल्युटली इन द रूल, मतलब यह नियम के अंतर्गत है, मतलब इट वाज एब्सोल्युटली कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट इपिक ऑफ ऑल टाइम्स, पैराडाइज लॉस्ट एंड वी कंसर्न, मतलब वी थिंक दैट इन वेस्टर्न कल्चर द इपिक इज इलियड एंड ओडिसी, इट वाज पब्लिश्ड एंड रिटन अप्रॉक्सिमेटली 8th सेंचुरी, मतलब 8वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी के लगभग इलियड एंड ओडिसी का भी प्रकाशन हुआ, ये भी लिखे गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्यन कल्चर, मतलब कि आर्यन कल्चर के अंतर्गत महाभारत और रामायण को भी इपिक माना गया। अब रामायण और महाभारत की विषय वस्तु, उसकी स्टोरी, उसकी कहानी, हाँ, आप उसको समझ सकते हैं जैसा कि उसमें बताया गया कि वो जो वेस्टर्न कल्चर की के इपिक हैं और ये आर्यन कल्चर की इपिक हैं। इट वाज कंसीडर्ड इन इंडिया, द इंडियन आल्सो कंसीडर्ड, इंडियन आल्सो noticed about the Mahabharata and the Ramayana. All the maximum members, maximum people of the country are known about the story, general concept of Mahabharata and Ramayana. मतलब कि महाभारत, जो महाभारत है, जो रामायण है, इसके जनरल कॉन्सेप्ट, साधारण विचारों को अधिकतर लोग जानते होंगे, साधारण विचारों से काफ़ी लोग परिचित हैं। So it is said that John Milton had made 3 times marriage in his life. So he was well known poet of his life. इसीलिए ये जो पैराडाइज लॉस्ट है, ये जो है एक प्रकार से आत्मिक कविता है जिसको मिल्टन ने लिखा है। तो मिल्टन के बारे में बताया जाता है कि इसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, इसलिए लॉस्ट में जो है इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा, जो स्वर्ग से संबंधित स्टोरी, मतलब स्वर्ग से संबंधित स्टोरी इसमें निहित है, और उसको खोया हुआ स्वर्ग इन्होंने नाम दिया। और एक और लिखा था रीगेंड पैराडाइज, मतलब स्वर्ग की पुनः प्राप्ति। लेकिन ये पैराडाइज लॉस्ट जो है इट हैज़ बीन वेरी पॉपुलर आल्सो, ये बहुत ही प्रचलित यह भी बहुत प्रचलित हो गया। इट वाज आल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इपिक ऑफ ऑल टाइम्स। सो अंडर द इपिक there are two types of epic, folk and literary, great epic and mock epic. In further we can say that some literary works has been provided by Alexander Pope. So I am going to discuss about Alexander Pope's epics, which are in the next view of the epic. It is said that the mock epic is the parody of Homer's Iliad, मतलब ये इलियड ने जो महाकाव्य लिखा था उसकी नकल, मतलब उसकी ये नकल है, मतलब उसको नकल मार करके, जैसा कि इसको बनावटी महाकाव्य के रूप में जाना गया। द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस, उसमें एक चूहे और मेढक की कहानी, मतलब चूहे और मेढक की कहानी को महाकाव्य के रूप में प्रकाशित किया गया। सो इट इज़ नॉट रिगार्डेड दैट इट वाज आल्सो ये रियल इपिक, इट इज रिगार्डेड दैट द पैरोडी ऑफ होमर इलियड। ये मतलब कि होमर के इलियड की नकल मारी गई, मतलब होमेर के जो इलियड, उसने इलियड ओडिसी नाम का जो महाकाव्य उसने लिखा था, उसकी नकल मारी गई। नकल के अंतर्गत इसमें जो है एक मेढक और चूहे की कहानी को संकलित कर दिया गया। एट लास्ट वी फाउंड द रेप ऑफ द लॉक, इट इज पब्लिश्ड इन 1712, मतलब ये 1712 ईस्वी में एक और इपिक आया, एक और महाकाव्य वो आया अलेक्जेंडर पोप का। इस प्रकार से जो इपिक है उसको लास्ट में 1712 ईस्वी में अलेक्जेंडर पोप द्वारा एक महाकाव्य को प्रस्तुत किया गया जिसका नाम था रेप ऑफ द लॉक, मतलब कि रेप ऑफ द लॉक नाम का एक महाकाव्य 1712 में अलेक्जेंडर पोप द्वारा प्रस्तुत किया गया।
So the concept of the epic and the general concept of the epic, the definition of the epic today has been finished, and in the next time I shall discuss about the next forms of the poetry. So thank you very much. At the last scene, it is seen the last epic, the Rape of the Lock of Alexander Pope in 1712. Thank you very much.